हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब औलाद सारी हदें पार कर दे तो माँ बाप को भी चुप्पी तोड़नी पड़ती है। 75 वर्षीय मनोरमा जी बेसुध सी हालत में भरी दोपहर में सुनसान सड़क पर बस चले जा रही थीं। उन्हें आज इतनी गहरी चोट लगी थी जिसका दर्द शायद वह जीवन भर नहीं भूल पाएंगी। आज न सिर्फ उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि आज जो चोट उनके प्यार और उनके विश्वास को लगी थी वह अधिक पीड़ादायक थी। और यह शायद इसी का असर था कि एक माँ अपना सब कुछ छोड़कर अकेले बस चले जा रही थी। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं था। उनके सिर से खून बह रहा था और हाथों पर डंडे के निशान बने थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत मारा था। कि तभी वह एकाएक बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी और घंटों उसी हालत में पड़ी रहीं। तभी वहां से एक ऑटो गुजरा जिसमें एक रूबी नाम की लड़की बैठी हुई थी, जिसके साथ 2-3 साल की उसकी बेटी थी। सड़क पर इस तरह से बेहोश पड़ी बुजुर्ग महिला को देख ऑटो चालक ने ऑटो रोक लिया और कहा, 1 मिनट रुकिए मैडम, यहाँ सड़क पर कोई बेहोशी की हालत में पड़ा है, शायद साथ में कोई नहीं है, एक बार देख लेते हैं, क्या पता इसकी जान बच जाए, क्योंकि देखने से लग रहा है कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, वरना पता चल जाता देखने से ही। यह कहते हुए वह आदमी ऑटो से उतरकर आगे बढ़ा तो देखा उस औरत को चोट लगी है। देखा तो पता चला कि सांस अभी चल रही है। महिला ने भी उसका साथ दिया और वे लोग उस वृद्ध महिला यानी मनोरमा जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी की और पूछा कि इन्हें इतनी चोट कैसे आई। रूबी और उस ऑटो चालक ने बताया कि वह उन्हें किस हालत में मिली थी। फिलहाल उन्हें बहुत चोट आई थी और वह अपने घर का एड्रेस भी नहीं जानती थी, किंतु वह उसी शहर की थी। लेकिन जब तक पुलिस उनका घर न ढूंढ ले तब तक वह कहाँ रहेंगी, इस बात की भी समस्या थी। पुलिस ने दोनों के बयान लिए और रूबी और ऑटो चालक को जाने के लिए कहा, लेकिन रूबी को उस महिला को देखकर अपनी माँ की याद आ गई, जिनकी मौत कुछ महीने पहले ही हुई थी। और जब उसे पता चला कि पुलिस वाले जब तक घर नहीं ढूंढ लेते तब तक उस महिला को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ा जाएगा, घर ढूंढने पर उन्हें उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। रूबी ने पुलिस कर्मचारी से पूछा, सर, क्या मैं इन माताजी को अपने साथ ले जा सकती हूँ जब तक इनका घर न मिल जाए? और फिर वृद्ध आश्रम में कहाँ कोई अच्छे से देखभाल करता है, आप इन्हें मेरे साथ ले जाने की परमिशन दें। हो सकता है मेरे और मेरी बेटी के साथ से यह और जल्दी ठीक हो जाएं। पुलिस कर्मचारी को भी लगा कि बात तो सही ही है, इसलिए उसने भी परमिशन दे दी और रूबी मनोरमा जी को अपने साथ लेकर चली गई। उधर मनोरमा जी के बहू बेटे, जो दिन रात उन्हें बोझ समझते थे, मनोरमा जी के जाने से उनमें रोज रोज का झगड़ा होने लगा, क्योंकि घर के सभी काम वही किया करती थीं और उनके जाने से सभी आपस में झगड़ रहे थे। उधर रूबी मनोरमा जी को अपने घर में बड़े प्यार से रखने लगी। रूबी
उन्हें अपनी माँ की तरह रखती, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। कोई भी परेशानी होती तो पूछती, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखती। अब धीरे धीरे मनोरमा जी बहुत हद तक पहले से नॉर्मल हो गई थीं और वह रूबी और उसकी बेटी निमी के साथ बहुत मस्ती करती और बहुत खुश रहती थीं। हफ्ते भर में ही उन्हें इस घर में इतना अपनापन लगने लगा जितना उन्हें अपने घर में अपने बच्चों के बीच नहीं लगा। एक दिन पुलिस कर्मचारी आए और उनसे कहा, जल्द ही उनके घर का पता चल जाएगा। शहर भर में हमने आपकी फोटोज लगवा दी हैं और फिर आपके परिवार वाले भी तो आपको ढूंढ रहे होंगे। तब मनोरमा जी बोली, जी नहीं श्रीमान, मेरे बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ और कैसी हूँ। उनके लिए तो मैं पहले ही बोझ थी। सोच रहे होंगे, अच्छा हुआ चली गई तो, और सचमुच बहुत अच्छा हुआ मैं उस जहन्नुम से निकल आई, वरना शायद किसी दिन मुझे जान से मार देते। इस पर रूबी और पुलिस वाले सभी चौंक गए और उन्होंने मनोरमा जी से पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं आंटी जी, साफ साफ बताइए। तब मनोरमा जी ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरे घर में कुल मिलाकर 7 जन हैं, 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके 2 बच्चे हैं और एक मैं। मेरे पति का देहांत कुछ ही समय पहले हुआ था, लगभग 6 महीने पहले ही। पति की मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मुझे न अपने खाने का होश था, ना ही पीने का। ऐसे में मैं कोई और काम भला क्या ही करती। पति की 13वीं के बाद मैं अपने कमरे की चौखट पर बैठी हुई थी और अपने पति के बारे में ही सोच रही थी कि तभी बड़ी बहू बाहर निकलती हुई बोली, 13 दिन हो गए यह ड्रामा करते करते, पता नहीं कब इस बुढ़िया को होश आएगा और वह बूढ़ा खुद तो मर गया, हमारे खर्च और बढ़वा गया। अगले ही दिन से बहुओं का बर्ताव मेरे प्रति बदल गया। वह हर एक काम को मुझ पर डालने की कोशिश किया करती। सब कुछ जानते हुए भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं अपने कारण घर में किसी भी तरह की क्लेश नहीं चाहती थी। इसलिए मैं चुपचाप घर के सारे काम करने लगी। सुबह उठते ही सबसे पहले घर साफ करती, घर साफ करके फिर बच्चों के लिए उनका लंच और नाश्ता तैयार करके 8 बजे तक उन्हें स्कूल भेज देती और तुरंत ही अपने बेटों के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली जाती, क्योंकि दोनों बेटों में से कोई एक भी ठंडा नाश्ता करने को तैयार नहीं होता और उनकी बीवियां भी 9:30 बजे तक उठती हैं और पति के साथ ही कमरे से बाहर निकलती। फिर सभी नाश्ता करते, बेटे अपने अपने काम पर निकल जाते और बहुएं कभी पार्टी करने तो कभी दोस्तों से मिलने या फिर अपने अपने कमरे में पड़ी रहती। 11 बजे तक किचन का काम खत्म करके हटती, फिर सबके कपड़े धोने लग जाती। जब तक कपड़े धुलते तब तक बच्चों के स्कूल से आने का समय हो जाता। फिर उनके लिए खाना बनाकर हटती तो बहुएं अपनी फरमाइश लेकर आ जाती। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। उस घर में केवल मेरा पोता है जो हमेशा मेरी मदद किया करता था, लेकिन उसकी माँ उसे डांट कर अलग कर दिया करती। और जिस दिन मैं तुम्हें मिली थी ना बेटा, उस दिन मैं घर साफ करके लेट गई, किंतु थकान के कारण शायद नींद आ गई। फिर मेरे पोती पोते ने शायद खाना खाकर बर्तन वहीं छोड़ दिए थे और किचन
और पूरा घर गंदा कर दिया था कि तभी मेरी बहू अपनी कुछ सहेलियों को लेकर आई और उसने देखा कि घर गंदा पड़ा है तो वह मुझ पर बरस पड़ी। मैंने बहुत समझाया कि ये शायद बच्चों ने किया होगा, पर उसने मेरी एक न सुनी और मुझ पर हाथ उठा दिया। फिर भी मैंने कुछ न कहा। अपने बेटों की खातिर मैं फिर भी चुप थी कि तभी बेटा दोपहर में ही घर आ गया और यह सब उसने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वह कुछ न बोला। उसके पीछे पीछे ही बड़ा बेटा आया और घर में अंदर आता आता ही कहने लगा, अरे यार, हद है, ये घर है, इससे अच्छा तो बाहर सड़कों पर साफ सफाई होती है। बहू अब भी मुझ पर चिल्लाए जा रही थी और बड़ा बेटा उनकी तरफदारी करने लगा। माँ, पूरे दिन घर में पड़े पड़े कैसे मन लगता है आपका? अरे, घर में थोड़ा हाथ बटा दोगी तो क्या छोटी हो जाओगी? मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं बोल पड़ी। पड़ी रहती हूँ मैं, वो भी पूरा दिन। अरे, तुम्हारी बीवियां करती ही क्या हैं? पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं और तुम मुझे सुना रहे हो। तुम्हारी बीवियां आखिर करती ही क्या हैं? खाना पीना, सोना और घूमना, बस यही सब तो आता है उन्हें। इतने में छोटी बहू दमदमाती हुई आई और आकर मेरा मुंह भींच दिया। फिर मुझे जोर से धक्का मारा और मैं टेबल से जा टकराई। इतने पर भी वह रुकी नहीं। मुझे बाल पकड़कर उठाते हुए बड़ी बहू ने मेरे गाल पर चांटे मारे और मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। झूठ बोलती है, कामचोर कहीं की, आज बताती हूँ तुझे। और यह सब देखते हुए भी मेरे बेटे यह कहते हुए अपने अपने कमरे में चले गए, हद है, ये रोज रोज के ड्रामे, मुझे चेंज करना है, मैं तो जा रहा हूँ। बड़ी बहू मुझे घसीटते हुए बाहर छोड़ गई और अंदर जाकर सब खाना खाने लगे। मैं घंटों तक ऐसे ही पड़ी रही, पर वहाँ किसी ने भी मुझे मुड़कर देखना तक जरूरी न समझा। अब मेरी आत्मा पूरी तरह से भर चुकी है। मैं दोबारा वहाँ कभी जाना नहीं चाहती। दोबारा मुझे उस नरक में मत भेजना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। यह कहकर हाथ जोड़ते हुए मनोरमा जी फूट फूट कर रोने लगीं और उनका यह दुख देख रूबी की आंखें भी नम हो गईं। वह मनोरमा जी को चुप कराते हुए बोली, आंटी, आप फिक्र मत करो। जब तक आप नहीं चाहती, आपको आपके बच्चे कहीं नहीं ले जा सकते। आप यहाँ आराम से रहें। और फिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। मनोरमा जी आंसू भरी नजरों से रूबी की ओर देखने लगी और प्यार से उसके सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। रूबी भी उनकी गोद में सिर रखकर आराम से बैठ गई और उधर रूबी की बेटी आई और रूबी की गोदी में सिर रख दिया। तीनों एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा दी। पुलिस कर्मचारियों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, माताजी, आप अपने बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दें। हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। पहले तो मनोरमा जी ने मना किया, लेकिन फिर रूबी के जोर देने पर उन्होंने अपने बेटों और बहुओं को सबक सिखाने का निर्णय लिया और थाने जाकर FIR दर्ज कराई। और सोने पर सुहागा ये रहा कि पुलिस वालों को ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दरअसल मनोरमा जी का बड़ा बेटा जब अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तब
उसकी नज़र दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी, जिसमें उसकी माँ की तस्वीर लगी हुई थी और साथ ही लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति इस महिला को जानता है तो वह इस नंबर पर संपर्क करे। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि रूबी का था। दूसरे ही दिन रूबी के फोन पर किसी लड़के का कॉल आया और उसने रूबी से अपनी माँ के बारे में बात की। उसने बताया कि जिस औरत का फोटो आपने दीवारों पर लगाया है वह मेरी माँ है और काफी समय से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। रूबी ने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताया और उस लड़के को अपने घर का एड्रेस दे दिया। अगले दिन वह लड़का रूबी के घर पहुंचा और मनोरमा जी की तस्वीर लिए बोला, आपने ये तस्वीर जो सड़कों पर लगाई हुई थी ये मेरी माँ है। हम इन्हें काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं लेकिन यह हमें कहीं नहीं मिली। आपने हमारी माँ को इतने दिन अपने पास रखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब उनका बेटा आ गया है तो आप माँ को मेरे साथ भेज दीजिए। उनसे कहिए कि उनका बेटा उन्हें लेने आया है। रूबी ने कहा, हाँ बिल्कुल, आइए अपनी माँ को ले जाइएगा। पहले अंदर आ जाइए, माताजी अभी नहा रही हैं। मनोरमा जी का बड़ा बेटा जैसे ही अंदर आया तो देखा वहां पर पुलिस वाले बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर मनोरमा जी का बेटा घबरा गया और डर के मारे पसीना आने लगा। डरते डरते अंदर आकर सोफे पर बैठा और जैसे ही मनोरमा जी अंदर से आईं, उन्हें देखते ही उनका बेटा ड्रामा करने लगा। उनके आते ही वह दौड़कर उनके गले लगा और झूठे आंसू बहाते हुए बोला, माँ आप कहाँ चली गई थीं? घर में सब कितना परेशान हो रहे थे। हम लोग आपको उसी दिन से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, जबकि असल वजह कुछ और थी। कुछ देर तो वह चुपचाप खड़ी रही, फिर अपने बेटे को खुद से दूर करती हुई बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? घर में नौकरानी की कमी लग रही होगी शायद, इसीलिए यहाँ तक भागे चले आए, है ना? फिर उन्होंने पुलिस वालों से कहा, श्रीमान यही है वो जिसने मुझे मारने की कोशिश की। इसकी पत्नी भी उसमें बराबर की भागीदार है और इसके भाभी और भाई भी। पुलिस ने तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया और चूंकि उनके पास मनोरमा जी की मेडिकल रिपोर्ट थी ही, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि उन्हें टॉर्चर किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है और मनोरमा जी का बयान उनके बच्चों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए काफी था। पुलिस कर्मचारियों ने उनके बेटे से पूछताछ की और घर से उनके अन्य बेटे और बहुओं को भी उठवा लिया गया। और जैसे ही सब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो डर के मारे थर थर कांपने लगे। इतने में पुलिस वालों ने लेडी कांस्टेबल को बुलाया और उस लेडी कांस्टेबल ने मनोरमा जी की बहुओं को सबक सिखाने के लिए एक कमरे में ले गई और उन दोनों को डराया धमकाया। फिर भी जब वे दोनों अपनी गलती मानने को तैयार न हुई तो वह कांस्टेबल गई और हाथ में डंडा लेकर आई, जिसे देख मनोरमा जी की बहुएं पसीना पसीना हो गईं। वह पुलिस कांस्टेबल बोली, हाँ तो क्या कह रही थी तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हारी सास कह रही हैं कि तुम उन्हें बहुत मारती पीटती थी। या तो ऐसे ही सच सच बता दो, वरना सच उगलवाने के मेरे पास
और बहुत से रास्ते हैं, लेकिन फिर भी दोनों बहू में से कोई कुछ नहीं बोली। फिर वह कांस्टेबल गुस्से में तमतमाती हुई आई और उन दोनों के पास आई। उनके गालों पर तमाचे जड़ दिए। उसने अपनी एक और साथी को बुलाया और दोनों बहुओं की धुनाई शुरू कर दी। और थोड़ी ही मार खाने के बाद बहुएं हाथ जोड़कर बैठ गईं और माफी मांगने लगीं। लेकिन वास्तव में तो वह दोनों कांस्टेबल उनके मुंह से सुनना चाहती थी कि किस तरह से वे लोग अपनी बूढ़ी माँ को सताया करते थे। जब दोनों बहुओं ने अपनी करतूत अपने मुंह से बताई कि कैसे उन्होंने अपनी सास का जीना हराम कर रखा था, तो यह सब सुनकर कांस्टेबल, जो कि एक बेटी भी थी, गुस्से में आकर उसने 2-4 तमाचे और जड़ दिए और बोली, शर्म नहीं आती? कैसी औरत है तू? कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे और वह तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? दूसरी तरफ मनोरमा जी के बेटों की खातिरदारी में भी पुलिस कर्मचारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मनोरमा जी के बेटे ने बताया कि अब भी वह अपनी माँ को लेने क्यों आया था। जब से मनोरमा जी घर से निकली थीं, तब से घर पर लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी काम करने को तैयार नहीं थी। ना तो खाना समय से मिलता और ना ही घर में साफ सफाई होती, ना ही लंच तक समय से बना सकती थी। ऐसे में इतनी महंगाई में नौकरानी रखते तो कम से कम वह भी 10,000 से कम में पूरे दिन का काम नहीं करती। इसलिए उन्हें लगा कि अगर माँ वापस मिल जाए तो घर बैठे फ्री की नौकरानी तो मिल ही जाएगी। पुरुष कर्मचारियों ने जब यह बात सुनी तो उन पुलिस वालों ने मनोरमा जी के बेटों को लगे हाथों लिया और उनकी अच्छी खातिर की। अगले दिन मनोरमा जी पुलिस स्टेशन आई तो आकर देखा उनके बेटे और बहू बहुत ही दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं। मनोरमा जी को देखते ही वे लोग आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़ते हुए बोले, माँ, हमसे जो गलतियाँ हुई उनके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? यह सब सुनकर मनोरमा जी का मन पसीज गया और उन्होंने अपनी नालायक औलाद को माफ़ कर दिया और FIR भी वापस ले ली। पुलिस वालों ने चेतावनी के साथ सबको रिहा कर दिया। अब दोनों बहू बेटे मनोरमा जी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे। वे माफ़ी मांगते हुए बोले, माँ, आप हमारे साथ चलो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। किंतु मनोरमा जी ने उन चारों को धुतकार कर भगा दिया। उन्होंने कहा, तुम क्या चाहती हो? फिर से तुम्हें मुफ्त की नौकरानी मिल जाए जो केवल पूरे दिन तुम्हारे काम करे और तुम्हारी 4 बातें सुने? माफ़ करना, लेकिन मुझे इस सब का कोई शौक नहीं। मैं तो अपनी बेटी और अपनी नातिन के साथ बहुत खुश हूँ। आज से मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बेटी और अपनी नातिन के साथ ही रहूँगी। चले जाओ यहाँ से। उन्होंने उन लोगों को वहाँ से भगा दिया और रूबी और उसकी बेटी निमी के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। रूबी मनोरमा जी के आने से बहुत खुश थी, क्योंकि एक तो उसकी माँ की कमी पूरी हो गई, दूसरा वह अपनी बेटी को अपनी माँ यानी मनोरमा जी के पास छोड़कर कहीं भी निश्चिंत होकर अपने काम से जा सकती थी। उधर मनोरमा जी के बेटों को हर दिन अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। जब जब उनके बच्चे उन्हें उल्टा जवाब देते या उनसे बहस करते या फिर उनकी बातों को
अनसुनी करके चले जाया करते, तब उन्हें इस बात का एहसास होता कि हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि यह संसार का नियम है। व्यक्ति जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। आप लोगों ने यह पंक्तियां तो सुनी ही होंगी। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों सर पटक पटक कर रोए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।